अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इस चैप्टर में हम इनिशियली तो ये देखेंगे कि एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, फिर एटम के ऊपर कौन सी थ्योरीज आई हैं, और फिर एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या रोल है। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर इसके ऊपर है और थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है ये। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी इसमें ज़्यादातर, तो आप उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम देते हैं हेडिंग अपनी चैप्टर 3। द एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि शुरू में एटम के बारे में जो कॉन्सेप्ट था कि भाई एटम इनडिविजिबल पार्टिकल है, जॉन डाल्टन वालों ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और इससे पहले भी बीसी से ही एटम के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया मौजूद था। लेकिन एटम के बारे में जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया जाता है, वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये दिया जाता है कि एटम इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। एटम जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, मैटर और एनर्जी की। दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन कि एटम इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी की कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एटम। ठीक है, तो फिर ये सोचा गया, ये देखा गया कि एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। आजकल तो एटम में रिसेंटली डिस्कवर्ड बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, हाइप्रोन। लेकिन हम पढ़ेंगे बेसिक बुनियादी जो पार्टिकल्स हैं वो 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट है जिसे कहा जाता है फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि एक सॉल्यूशन लिया था इलेक्ट्रोलाइट का, और इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, जिसके सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाए तो पास हो जाए और वो डिसोसिएट हो जाए अपने आयंस में। ठीक है, तो इसके ऊपर इनिशियल काम डेवी नामी साइंसदान ने किया था, डेवी ने। उसके बाद इसको आगे बढ़ाया था फैराडे ने। तो फैराडे ने देखा कि जब उन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाए इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, वो जो आयंस हैं वो माइग्रेट करते हैं अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, और उस रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ वो अपना चार्ज गिव अप कर देते हैं और खुद को चेंज कर देते हैं किसमें, न्यूट्रल स्पीशीज में। तो यहां से उसने देखा कि वो जो चार्ज गिव अप करते हैं वो चार्ज या तो कोई बेसिक चार्ज है या किसी बेसिक चार्ज का मल्टीपल है। यहीं से आइडिया मिला किसका, कि देयर इज एन इलेक्ट्रॉन। तो हम हेडिंग देते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडेज एक्सपेरिमेंट क्या है, ये है पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशंस। पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन। और ये हमें किसके बारे में आइडिया देता है, इट गिव्स अबाउट क्लू ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में ये क्लू देता है। और इनिशियली इसके ऊपर किसने काम किया था, मैंने आपको बताया था, डेवी ने इसके ऊपर काम किया था। फैराडे ने क्या किया कि फैराडे ने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड्स लिए। ठीक है, उन 2 इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया बैटरी के टर्मिनल से। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव। और यहां पे एक सॉल्यूशन रखा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सपोज मान लो A+
बी माइनस, कोई भी सॉल्यूशन है। तो ये क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये जो आयंस हैं, ये आयंस अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। फिजिक्स का उसूल आपको पता है कि लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। तो ये पॉजिटिव कहाँ माइग्रेट करेगा, ये पॉजिटिव जाएगा इधर, ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव जाएगा इधर। तो ये क्या होगा, दीज आयंस विल मूव towards their respective electrodes, towards their respective electrodes where they give up where they give up their charges, जहां पे वो अपने चार्जेस क्या कर देंगे, गिव अप कर देंगे। नोट करें आप इसको, where they give up their charges, give up their charges and change themselves into the neutral particles। वो अपने आप को चेंज क्या कर देंगे, न्यूट्रल पार्टिकल्स में चेंज कर देंगे। याद रखें, जब वो न्यूट्रल पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने कुछ चार्ज गेन किया होगा, कुछ चार्ज लॉस किया होगा। फेराडे ने वो चार्ज कैलकुलेट किया, डिफरेंट एलिमेंट्स रख के उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये जो चार्ज गिव अप होता है, ये चार्ज या तो किसी फंडामेंटल चार्ज के बराबर है या किसी फंडामेंटल चार्ज का मल्टीपल है, या कोई बुनियादी चार्ज है या बुनियादी चार्ज का मल्टीपल है। समझ में आ रही है बात या कोई कंफ्यूजन है? तो यहीं से कहा जाता है कि दिस एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स क्लू रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहीं से जो चार्ज का कॉन्सेप्ट जाता है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाता है। और हमने पढ़ा है अब कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या होता है, या ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन या लॉस होता है या इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ठीक है, तो इट इज फाउंड दैट द चार्ज वॉज आइदर fundamental or some multiple of that fundamental। ठीक है, और आगे चलकर ये जो चार्ज पता चला तो इस चार्ज को नाम दिया स्टोनी ने एज अ इलेक्ट्रॉन। तो हम इसीलिए कहते हैं कि स्टोनी नेम्ड इलेक्ट्रॉन। जब पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन है तो अब इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की कोशिश की गई। ठीक है, जब पता चला कि इलेक्ट्रॉन है तो ये पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर इलेक्ट्रॉन कहां है, कैसे है। तो अब हम बढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। वी कॉल इट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले जो काम किया था वो किया था एक जर्मनी का साइंसदान था जिसका नाम था हेनरिच गैजलर। उसने डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर काम किया था। ठीक है, उसने डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर काम किया था और उसने देखा, क्या देखा कि एक गिलास ट्यूब है, उस गिलास ट्यूब के ऊपर इलेक्ट्रोड्स हैं, जिसको आगे चलकर किसने बढ़ाया, जे थॉमसन ने बढ़ाया। ठीक है, तो डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है, दो मेटल प्लेट्स हैं जिन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोड्स, और उन इलेक्ट्रोड्स को क्लोज किया गया है एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में,
और उसके साथ एक लगाया गया है वैक्यूम पंप, ठीक है, और एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया गया है। अब वैक्यूम पंप का काम क्या है? वैक्यूम पंप का काम है कि ये मेंटेन करता है प्रेशर, मेंटेन्स एयर प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, ट्यूब के अंदर प्रेशर को मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है? वैक्यूम पंप, ठीक है। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया उसका नाम रखा गया कैथोड, ठीक है। जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया उसका नाम रखा गया एनोड, राइट। हाई वोल्टेज दिया गया लेकिन उस हाई वोल्टेज पे कोई चेंज दिखाई नहीं दिया, ठीक है। राउंड अबाउट 10,000 वोल्टेज पे कोई चेंज दिखाई नहीं दिया गया। तो ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि गैसेस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर पे या नॉर्मल कंडीशंस पे गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। तो क्या किया गया जाए? ये किया जाए कि इस ट्यूब के अंदर से इस वैक्यूम पंप की मदद से हवा को बाहर निकाला जाए। हवा को बाहर निकालते निकालते जब मिलीमीटर्स में पहुंचे तो ट्यूब में कुछ हमें चेंजेस दिखाई देने लगे, कुछ रोशनियां, कुछ लेयर्स, कुछ ब्राइटनेस हमें दिखाई देने लगी। ये एग्जैक्टली जब 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर पहुंचे ये, ठीक है, when they reached 1 millimeter of mercury they find a glow extending from positive electrodes, ठीक है। तो at 1 millimeter of mercury a glow extending from पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, और इसको नाम दिया गया एनोड कॉलम का, ठीक है, 1 मिलीमीटर। जब ये प्रेशर और कम किया गया और कम किया गया और कम होते होते ये कहां पहुंचा? 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। याद रखो ये एज इट इज फिगर आई हुई है क्वेश्चंस में, ठीक है, कि कितने प्रेशर पे रेज निकली। तो रेज वर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। रेज निकल रही थी जो कहां से कहां जा रही थी? कैथोड से जा रही थी कहां? एनोड की तरफ। तो नाम रखा गया, नेम्ड एज कैथोड रेज, उसे कहा गया कैथोड रेज, ठीक है। तो मीन्स ये रेज कहां से निकली? ये रेज निकली यहां से। दे वर इमर्जिंग फ्रॉम कैथोड मूविंग टूवर्ड्स एनोड, सो दे नेम्ड इट एज कैथोड रेज। इसको नाम दिया गया किसका? कैथोड रेज का, ठीक है। समझ गए बात को? अब डिफरेंट साइंसदानों ने इन रेस को स्टडी किया, जैसे हर्ट्ज हो गया, लेनार्ड हो गया, गोल्डस्टाइन हो गया, पेरिन हो गया, जे थॉमसन हो गया। ये डिफरेंट जो साइंसदान थे इन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी की और एक पेपर पब्लिश किया जिसमें इसकी प्रॉपर्टीज मौजूद थी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है कि ये जो रेज हैं ये चलती हैं सीधी डायरेक्शन में, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। और ये कैसे पता चलता है कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं? इनके सामने अगर कोई चीज रख दी जाएगी
तो ये उसका इमेज बना देंगे एग्जैक्टली उसके पीछे, ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और क्या था, देखें ये कैथोड है ऐसे एंड ये ऐसे हैं, तो मींस दे आर इमर्जिंग नॉर्मली फ्रॉम कैथोड। फ्रॉम कैथोड नॉर्मली माना परपेंडिकुलरली एंड कैन बी फोकस्ड, और इनको फोकस किया जा सकता है, जमा किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा दे आर इन मोशन, तो मोशन में है तो ये इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी है तो इसका मतलब ये कहीं पर टकराएंगी तो अपना इंप्रेशन देंगी, मींस दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर। तो कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर, क्यों? एज दे हैव की, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। नोट करें इस बात को, तो हम आगे बढ़ें, ठीक है, नोट करें। ठीक है, और क्या है, ये स्मॉल थिकनेस ऑफ मैटर से पास हो सकती हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, तो दे कैन पास from aluminium foil, gold foil can pass from small thickness of gold or aluminium without producing perforation, ठीक है। परफोरेशन प्रोड्यूस करने के बगैर ये पास हो जाती, ठीक है। समझ में आ रही है बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसके अलावा जब इन रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा गया या मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा गया तो इन्होंने क्या शो की, डिफ्लेक्शन शो की। तो शोज डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और याद रखें यही एक उसूल है चार्ज्ड सब्सटेंस का, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाता है तो इसे पता चलता है उसके ऊपर चार्ज है, अगर वो डिफ्लेक्ट नहीं होता तो इससे पता चलता है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये, और जहां डिफ्लेक्ट होंगी उसके अपोजिट चार्ज होगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, यहां से हमने कोई चीज गुजारी, ठीक है। अगर कोई चीज इधर गई, एक चीज इधर गई, एक चीज स्ट्रेट गई, जो नेगेटिव की तरफ गई है इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव की तरफ गई है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। जो कहीं नहीं गई इसका मतलब इट इज न्यूट्रल। तो इट इज द डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दैट इंडिकेट्स, जो जाहिर करता है कि इसके ऊपर चार्ज है। समझ में आ रही है बात या कोई कंफ्यूजन है? तो हम देखते हैं कि दे शोज डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये डिफ्लेक्ट कहां हुई, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट which shows it is negative, जिससे पता चला कि इसके ऊपर कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। फिर क्या किया गया कि मटेरियल चेंज करके एक्सपेरिमेंट किया गया, मटेरियल चेंज करके एक्सपेरिमेंट किया गया तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट सेम निकला, रिजल्ट वॉज सेम। तो इसका मतलब क्या है कि दीज रेज वर इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल, ये रेज क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल। और फिर ये देखा गया कि इनका जो चार्ज टू मास रेशो है E/m, जिसे हम क्या कहेंगे, चार्ज टू मास रेशो इज सेम फॉर ऑल।
हर किसी के लिए सेम होगा। और आगे चल के जब देखा गया तो ये पता चला कि ये जो रेज हैं ये कैरी करती हैं पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स क्या हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जिनके ऊपर नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स का। तो दीज रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात, या आपको कोई कंफ्यूजन है? देखें, हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया। चैप्टर 3 में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स के पहले फैराडे का एक्सपेरिमेंट था, जिस पे इनिशियली काम डेवी ने किया था। फिर आगे फैराडे ने बढ़ाया और फैराडे ने नोटिस किया कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कुछ फंडामेंटल चार्जेस हैं जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ट्यूब बनाई थी जर्मन इंस्ट्रूमेंट मेकर हेनरिच गेजलर। फिर उसके ऊपर क्रूक्स ने आगे काम बढ़ाया, ठीक है, क्रूक्स ने बढ़ाया, फिर जे थॉमसन ने बढ़ाया। इस वजह से इसे क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसका एक और नाम नोट कर लें, क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, राइट। समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? दो इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव नेगेटिव, हाई वोल्टेज बैटरी थी 10,000 वोल्ट के अराउंड, ठीक है, ये नोट कर लें, 10,000 वोल्ट्स के अराउंड। वैक्यूम पंप था जिसकी मदद से एयर प्रेशर को मेंटेन किया जा सकता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे प्रेशर पे कोई चेंज नहीं आया। प्रेशर चेंज किया, कम किया तो हमें चेंजिंग्स आई। 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे एनोड कॉलम मिला, ठीक है, और 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे हमें कुछ रेज मिली जो कैथोड से निकल के कहाँ जा रही थी? एनोड से, ठीक है, और उनका नाम रखा गया कैथोड रेज। कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, काइनेटिक एनर्जी है, मैकेनिकल पावर है, कैन बी फोकस्ड, ठीक है, कैन पास विदाउट परफोरेशन, डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, चार्ज टू मास रेशियो इज सेम, ठीक है। इसको समझें, नोट करें। तो हम फिर पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा, अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो रही थी तो उस वक्त हमने ये देखा कि प्रेशर हमने रिड्यूस किया था, टेम्परेचर नहीं, प्रेशर रिड्यूस किया था। उसी सिचुएशन में अगर जो कैथोड है उसमें अगर कुछ होल्स कर लिए जाएं, परफोरेशन कर ली जाए, तो कुछ रेज हमें कैथोड से अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए भी दिखाई देंगे। तो इन रेज को नाम दिया गया पॉजिटिव रेज का या केनाल रेज का, और इनको डिस्कवर किया था किसने? गोल्डस्टाइन ने। तो अब हम हेडिंग देते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था किसने? गोल्डस्टाइन ने। और इसने क्या यूज किया था? यूज्ड परफोरेटेड कैथोड। किसको यूज किया था? परफोरेटेड कैथोड को। और इसने नोटिस किया कि some rays were moving in opposite direction of cathode rays. He named it as positive rays और कैनाल रेज। इसने इसको नाम दिया पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज का। अब देखें,
एक्सपेरिमेंटल सेटअप वही सेम है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज सेम, वैक्यूम पंप सारा कुछ, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो कैथोड था उस कैथोड में होल्स थे, परफोरेशंस थे। तो यहां से तो ये कैथोड जा रहे थे, ठीक है। तो कैथोड के बिल्कुल मुखालिफ अपोजिट सिम्त में दूसरे चार्जेस जा रहे थे, तो इन रेस का नाम रखा गया क्या, पॉजिटिव रेस या कैनाल रेस। समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ पॉजिटिव रेस आर प्रोड्यूस्ड। बड़ा अहम सवाल है कि पॉजिटिव रेस प्रोड्यूस कैसे हुई। तो देखें, यहां से हमारे पास गैस मटेरियल था जो इस ट्यूब के अंदर फिल था, ठीक है। तो इसको मैं यहां बनाता हूं कि भाई ये एटम है, ये मटेरियल है, ठीक है। यहां से ये कैथोड निकले, तो कैथोड ने क्या किया कि इनके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए, ठीक है। पीछे क्या रह गए? ओनली पॉजिटिव चार्जेस। किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। तो अब व्हेन कैथोड रेज पास्ड थ्रू द ट्यूब, जब कैथोड रेज ट्यूब से गुजरी तो इन्होंने क्या किया कि दे आयोनाइज्ड द मटेरियल दैट वाज प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब। उसने क्या किया, जो मटेरियल ट्यूब के अंदर था उसको क्या कर दिया? आयोनाइज कर दिया। तो आयोनाइज करने की वजह से पीछे क्या रह गया? पीछे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रह गया, और वो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है किस सेंस में? इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव रेज, या इन्हें कैनाल रेस भी कहते हैं। कैनाल क्यों? क्योंकि ये जो स्मॉल ओपनिंग है, दिस ओपनिंग वर्क्स लाइक अ टनल, वर्क्स लाइक अ कैनाल, तो इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया? कैनाल रेस। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल था, उस मटेरियल पे जब कैथोड रेस टकराए तो मटेरियल हो गया प्लस चार्ज्ड, तो दिस मटेरियल रिजल्टेड इन पॉजिटिव रेस, ठीक है। अब इन रेज की जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, ठीक है। पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज क्या हैं? वही प्रॉपर्टीज हैं क्या कि भाई दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ठीक है। प्रोड्यूसेस फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे लगेगी तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगी? फ्लैशेस प्रोड्यूस करेंगी। इसके अलावा जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाएगा तो क्या करेंगे? दे शो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में भी ये क्या शो करेंगी? डिफ्लेक्शन शो करेंगी। समझ में आ रही है बात, या इसमें कोई कंफ्यूजन? इसके अलावा क्या था? अब देखें, इलेक्ट्रॉन निकला, अहम पॉइंट है, समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हर जगह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही होगा, और इलेक्ट्रॉन का मास भी सेम होगा। तो इस वजह से कैथोड रेज में चार्ज टू मास रेशो क्या निकल रहा था? सेम निकल रहा था, हर किसी का, इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल का। लेकिन यहां पे जो चार्ज टू मास रेशो है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अहम नतीजा देने लगा हूं। चार्ज टू मास रेशो E/m क्या यहां सेम होना चाहिए? तो आपको सोचना पड़ेगा, चार्ज तो वही है भाई, जितना मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का है उतना मैग्नीट्यूड प्रोटॉन का है। चार्ज ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम, लेकिन यहां जो मटेरियल प्लस बन रहा है उसका मास काउंट होगा।
वहां मास किसका काउंट हो रहा था? इलेक्ट्रॉन का। यहां मास किसका काउंट होगा? जाहिर सी बात है, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का तो मास भी इलेक्ट्रॉन का। यहां किसका चार्ज काउंट होगा? मटेरियल का। मटेरियल पे प्लस चार्ज वही होगा जो इलेक्ट्रॉन पे, मैग्नीट्यूड सेम। मास मटेरियल का काउंट होगा। तो अगर आप यहां ट्यूब में आपने रखा सोडियम, ठीक है, तो सोडियम से बनेगा सोडियम प्लस। इस प्लस का मैग्नीट्यूड वही है जो एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड है, लेकिन इस प्लस का मास, सोडियम प्लस का मास क्या होगा? वही होगा क्या इलेक्ट्रॉन का होगा? नहीं, चेंज होगा। यहां से हमने रखा, मिसाल के तौर पे इसके अंदर हमने रखा मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम पास हुआ तो मैग्नीशियम चेंज हुआ +1 में, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो प्लस का मैग्नीट्यूड वही है, लेकिन पीछे क्या बचा? मैग्नीशियम। तो सोडियम को देखेंगे तो सोडियम का मास 23 है, मैग्नीशियम को देखेंगे तो मैग्नीशियम का मास 24 है। इसके अलावा अगर आयरन उठाओगे तो आयरन का मास 56 है। तो क्या हुआ है जी? क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि हर किसी का मास चेंज आ रहा है। तो हर किसी का अगर मास चेंज आएगा तो चार्ज टू मास रेशो भी क्या आएगा? चेंज, डिफरेंट। तो इसीलिए चार्ज टू मास रेशो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ट्यूब के अंदर मटेरियल पे डिपेंड करता है, जबकि कैथोड रेज ट्यूब के अंदर मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर किसी का एक जैसा, हर किसी के इलेक्ट्रॉन का मास एक जैसा। लेकिन यहां चार्ज तो सेम है लेकिन मास हर किसी का अलग है ना। तो अगर आप देखें तो चार्ज टू मास रेशो में m नीचे है, नीचे मतलब डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बड़ी होगी तो आंसर को क्या कर देगी? छोटा कर देगी, स्मॉल कर देगी। तो इसीलिए कहते हैं कि चार्ज टू मास रेशो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल एंड will be highest for those having lowest mass, और हाईएस्ट उसके लिए होगा जिसका मास कम हो। तो सबसे कम मास किसका है? नोट करें इसको, सबसे कम मास किसका है पीरियोडिक टेबल में? इफ यू रिमेंबर कि लोवेस्ट मास किसका है पीरियोडिक टेबल में? लोवेस्ट मास किसका कहलाता है? तो लोवेस्ट मास कहलाता है हाइड्रोजन का। तो इसका मतलब चार्ज टू मास रेशो सबसे ज्यादा किसका निकलेगा? हाइड्रोजन का। समझ में आ रही बात या नहीं? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे कम है। तो अगर चार्ज टू मास रेशो निकाला गया तो चार्ज टू मास रेशो E/m फॉर पॉजिटिव रेज इज मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोजन को गौर करके देखा गया तो हाइड्रोजन में पॉजिटिव सिर्फ एक ही है। कौन है वो पॉजिटिव? वो पॉजिटिव है प्रोटॉन। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया कि प्रोटॉन का मतलब है फर्स्ट। क्यों? क्योंकि चार्ज टू मास रेशो में सबसे हाईएस्ट नंबर पे कौन आया? हाइड्रोजन आया। तो मींस चार्ज टू मास रेशो के हिसाब से फर्स्ट पोजीशन किसकी है? हाइड्रोजन की। और हाइड्रोजन के अंदर देखोगे तो क्या मिलता है? सिर्फ एक प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मतलब फर्स्ट वहीं से निकला। ठीक है, और ये जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन से हेवियर है। कितना हेवियर है? 1836 टाइम्स। ठीक है, नोट प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक बात अच्छी हो गई भाई। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, एटम के अंदर प्रोटॉन भी निकल गया। ये सारे तजुर्बे हुए हैं 1895 और 1896 के दरमियान। साइंसदान खुश हो गए कि भाई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और न्यूट्रल की जस्टिफिकेशन यहां से मिलती है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नोट कर लें आप इस पॉइंट को। तो फिर हम आगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को देखते हैं। ठीक है, तो
इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और एटम न्यूट्रल। तो यहां तक साइंसदान खुश हो गए कि भाई हमने डिस्कवर कर ली एटम के सारे पार्टिकल्स। आगे चलकर जब मास देखा गया तो मास वो नहीं निकला जो प्रोटॉन का होना चाहिए, प्रोटॉन का नहीं, जो एटम का होना चाहिए। एटम का मास ज्यादा निकल रहा था। लोग किससे मास निकाल रहे थे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को सम कर रहे थे। तो वो चाह रहे थे कि ये मास किसका बन जाए? ये मास बन जाए किसका? एटम का। लेकिन ऐसा नहीं, एटम का मास थोड़ा ज्यादा बन रहा था। तो ज्यादा बनने की वजह से शुरू में साइंसदान चुप थे, लेकिन जब आगे मास को चेक किया तो मास की वजह से साइंसदानों ने कहा कि एटम में कोई और भी पार्टिकल है और उस पार्टिकल का नाम न्यूट्रॉन है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। और कब डिस्कवर किया था? 1932 में। देखें इतनी देर इस वजह से हुई क्योंकि साइंसदान रिलैक्स हो गए कि उन्होंने समझा कि एटम में कुछ और चीज है ही नहीं। और इसको नोबेल प्राइज मिला, awarded Nobel Prize in 1935। 1935 में उसको इसके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। इसने कौन सी टेक्निक यूज की? इसने टेक्निक यूज की आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, यूज्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए बात, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। और इसने क्या किया? इसने बम्बार्डमेंट करवाई। किसकी बम्बार्डमेंट करवाई? अल्फा रेस की। किसके ऊपर? बेरिलियम एटम के ऊपर। तो इसको दो चीजें मिली, एक कार्बन मिला, दूसरा एक ऐसा पार्टिकल मिला जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो उसको नाम दिया गया किसका? न्यूट्रॉन का। तो ही बम्बार्डेड अल्फा रेस। अब अल्फा रेस कहां से आई? फ्रॉम पोलोनियम। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, वहां से आई। ही बम्बार्डेड अल्फा रेस की बम्बार्डमेंट करवाई किसके ऊपर? ऑन बेरिलियम एटम एंड फाउंड टू पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स मिले या दो सब्सटेंसेस मिली उसको, ठीक है। जैसे हमारे पास बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर 9, हीलियम एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर, एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4, ठीक है। तो क्या मिला? हमें मिला कार्बन और साथ में मिला एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। याद रखें ये वाली जो इक्वेशन हम, हाँ, इस पार्टिकल को कहेंगे हम न्यूट्रॉन, बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल। ये क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल है। मैं आपको बता रहा था कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहेंगे हम न्यूक्लियर इक्वेशन, ठीक है, या न्यूक्लियर रिएक्शन को शो करती है ये इक्वेशन। जैसे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि भाई H2 + O2 H2O बैलेंस करके लिखते हैं हम, तो ये क्या है? ये केमिकल इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है? न्यूक्लियर इक्वेशन। न्यूक्लियर इक्वेशंस में कौन इन्वॉल्व होते हैं? न्यूक्लियॉन्स। केमिकल इक्वेशन में कौन इन्वॉल्व होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना, जैसे केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है वैसे न्यूक्लियर इक्वेशन भी बैलेंस होती है। किस सेंस में? इन टर्म्स ऑफ देयर पार्टिकल्स। यहां देखें आप, नीचे एटॉमिक नंबर है या चार्ज नंबर कितना है? 4 और 2 6। तो यहां भी चार्ज नंबर देखो 0 + 6 6 ही होना चाहिए। मास नंबर देखो यहां कितना है? 9 और 4 13। यहां कितना है? 12 और 1 13। तो बाय दिस वे ही डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। इस तरीके से उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 4.803 × 10⁻⁻10 ESU। ESU क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। या अगर कूलम्स में देखेंगे तो ये कितना होगा? 1.6 × 10⁻19 कूलम। E/m चार्ज टू मास रेशियो कितना होगा? 1.758 × 10⁸ कूलम पर ग्राम।
मास इलेक्ट्रॉन का कितना है 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम या 0.000550 AMU। AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। प्रोटॉन का मास AMU में कितना है 1.008 AMU। अगर चार्ज प्रोटॉन पे आपसे पूछा जाए तो प्रोटॉन पे भी कितना चार्ज होगा? प्रोटॉन पे भी यही चार्ज होगा। कौन सा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आते हैं इलेक्ट्रॉन के और न्यूट्रॉन के ऊपर, तो न्यूट्रॉन पे नो चार्ज और मास लिखा हुआ है कितना 1.009 AMU। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने प्रोटॉन की भी डिस्कवरी देखी, इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी देखी और न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी देखी। इसके बाद हम कुछ इसके MCQs करते हैं। ठीक है, नोट करें इसको। तो हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो उससे रिलेटेड हमने कुछ MCQs की है, प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 1, टू डिस्कवर इलेक्ट्रॉन ट्यूब इज फिटेड विद। अब देखें डिस्चार्ज ट्यूब जो थी वो फिटेड थी किसके साथ? 2 इलेक्ट्रोड्स के साथ। तो इसका जवाब होगा A। नेक्स्ट देखें, टू प्रोवाइड लो प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब वी अटैच। लो प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए हम किससे अटैच करते हैं? एटमाइजर, वैक्यूम पंप, वोल्ट मीटर या नन ऑफ दीज। तो सिंपल है, डिस्चार्ज ट्यूब के साथ वैक्यूम पंप लगा होता है जो क्या करता है? प्रेशर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट देखें, कंपेयर टू द चार्ज एंड मास ऑफ अ प्रोटॉन एन इलेक्ट्रॉन हैज सेम चार्ज एंड स्मॉलर मास, an opposite charge and a smaller mass, an opposite charge and the same mass, the same charge and the same mass। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज अपोजिट होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कम। तो इसका जवाब क्या होगा? B। ठीक है, हो गया नोट ये। नेक्स्ट देखो, Who is credited with the discovery of electron? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसके खाते में डाली जाती है? तो ये कौन है भाई? ये है J.J. थॉमसन। नेक्स्ट देखो, An atom differs from its ions in, आयंस बने थे ना, मैंने आपको बताया था कि भाई जब प्रोटॉन की डिस्कवरी में इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं गैस से तो वो गैस को क्या कर देते? आयोनाइज। तो एन एटम डिफर फ्रॉम इट्स आयंस इन न्यूक्लियर चार्ज, मास नंबर या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, Another name for positive rays। पॉजिटिव रेज का दूसरा नाम क्या है? कैथोड रेज, नेगेटिव रेज, कैनाल रेज या न्यूट्रल रेज। तो कैनाल रेज। नेक्स्ट देखो, विच इज ट्रू अबाउट न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के लिए कौन सी चीज ट्रू है? न्यूट्रॉन हैव अ न्यूट्रल चार्ज विद लेस वेट देन ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रल चार्ज तो सही है लेकिन प्रोटॉन से वेट कम, ये बात सही नहीं है। न्यूट्रॉन हैव एन इलेक्ट्रिक चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये बात गलत है। न्यूट्रॉन हैव अ न्यूट्रल चार्ज विद द सेम वेट अप्रोक्सीमेटली एज दैट ऑफ प्रोटॉन। हाँ, अप्रोक्सीमेटली वही है जो प्रोटॉन का है लेकिन कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन इज लोकेटेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट, E/m वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेज इज डैश दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव रेज से ये जो E/m है वो इलेक्ट्रॉन से क्या है? बड़ा है, छोटा है? तो अब देखें, चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम है तो अब आएगी मास की बात। इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा होगा, E/m क्या लिखने का? कम निकलेगा। तो ये जवाब होगा। Which of the following gives maximum E/m value for positive rays? ये मैंने दूसरे टेक्स्ट से उठाए हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा? आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू वो देगा जिसका मास कम हो। तो सबसे कम मास किसका है? आप खुद ही फैसला कर लें। हीलियम का मास 4 है। नेक्स्ट सवाल देखें, इसी आइडिया को मैंने चेंज तरीके से यूज किया। Which of the following gives
मिनिमम ई अपॉन वैल्यू फॉर द कैनाल रेस, कैनाल रेस के लिए मिनिमम वैल्यू कौन देगा? तो मिनिमम वैल्यू वो देगा जिसका मास ज्यादा हो। किसका मास ज्यादा है? नाइट्रोजन का। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैक्सिमम ई अपॉन वैल्यू फॉर कैथोड रेस, कैथोड रेस के लिए मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा? मैंने बताया हुआ है कि कैथोड रेस में चार्ज टू मास रेशो हर किसी का सेम है, तो इसका जवाब क्या होगा? ये। और एनो कैनाल रेस में डिफरेंट है, जिसका मास ज्यादा उसका चार्ज टू मास रेशो कम। नोट कर लें, आगे देखें। ये सवाल जो है 3-4 दफा आया हुआ है डिफरेंट ऑप्शंस में, डिफरेंट वैरायटीज में। तो आइडेंटिफाई द मिसिंग इन द गिवन इक्वेशन। हीलियम है, फिर ब्लैंक है, फिर एरो, फिर कार्बन और न्यूट्रॉन। तो अब देखें यहां क्या होना चाहिए। यहां हमें ये रेडियो एक्टिविटी की लग रही है इक्वेशन। कौन सी रेडियो एक्टिविटी? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है। तो देखें यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए मास नंबर कितना है टोटल? 13, तो 4 है, बाकी कितना मास नंबर चाहिए? 9, तो 9 यहां पर है। और एटॉमिक नंबर कितना चाहिए? 6, 2 इधर है, बाकी कितना चाहिए? 4, तो इसका जवाब होगा ये। नेक्स्ट देखो, द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन, पॉजिटिव रेज की नेचर किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, नेचर ऑफ द रेजिडुअल गैस, या ऑल? ये सवाल आपको लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, मुझे बताइएगा इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश नेम्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नाम किसने रखा? ये मैंने आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन नाम किसने रखा? स्टोनी ने। अगला देखें, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, मास मैंने आपको प्रॉपर्टीज लिखवाई थी कि सबसे ज्यादा मास न्यूट्रॉन का है, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा है, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, पॉजिटिव कॉलम ऑब्जर्व होता है ट्यूब में। जब हम प्रेशर कम कर रहे होते हैं तो हमें ट्यूब के अंदर चेंजेस दिखाई दे रही होती है। डिस्चार्ज ट्यूब पे वहां पर एक पॉजिटिव कॉलम बनता है, ठीक है, तो वो कहां बनता है? वो बनता है 1 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज वर स्टडीड बाय, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी को किसने स्टडी किया था? हर्ट्ज, लेनर्ड, पैरन, जे थॉमसन, गोल्डस्टाइन भी है इसमें, तो वहां ये नहीं है, तो यहां क्या होगा? ऑल। ठीक है, तो ये हमने काफी सारे एमसीक्यूज किए हमारे टेक्स्ट बुक से भी और पंजाब टेक्स्ट बुक से भी, और 1-2 कुछ ओ लेवल से भी थे, ओएल से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम फिर अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।